हेलो एवरीवन। वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो अगर आप DSSB TGT सोशल साइंस की टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आपको सोशल साइंस में कौन कौन से टॉपिक पर ध्यान देना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप पढ़ते जाएंगे तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। आपको वही टॉपिक पढ़ना चाहिए जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगी। आखिर कौन से ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं या फिर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो सभी प्रैक्टिस सेट के प्रश्न मैं आपको करवाऊंगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। साथ ही इसमें मैं थ्योरी भी करवाऊंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हल करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करना। तो देखिए, सौर मंडल में जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो यहाँ पर आपको जो भी प्रश्न अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं तो उसको आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए, सूर्य तथा उसके चारों ओर अब परिभ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंडों एवं क्षुद्र ग्रहों को संयुक्त रूप से सौर मंडल कहा जाता है। इसके अलावा पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी कहाँ घूमती है? अपनी धुरी पर घूमती है। ग्रह तथा अन्य पिंड जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या याद रखना है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है लेकिन ग्रह और जो अन्य पिंड है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉपरनिकस ने किया था। ये हम लोगों ने कई बार पढ़ा है और कई बार पूछा भी गया है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। तो ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है कि ग्रहों की संख्या कितनी है। 8 9 में कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया है ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाए। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर देखें तो आपको छोटा सा यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखा पा रही हूँ। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अगस्त 2006 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU की बैठक में यम यानी कि प्लूटो ग्रह का दर्जा जो है वो समाप्त कर दिया गया है। अच्छा, इसको क्यों यहाँ पर बताया मैंने? क्योंकि आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्लूटो ग्रह को कब समाप्त कर दिया गया था, यानी प्लूटो ग्रह का जो दर्जा है वो कब समाप्त कर दिया गया कि ये एक ग्रह नहीं है। तो ये किया गया था 2006 ईस्वी में। और यहाँ पर कहाँ किया गया था? चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में किया गया था। तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिए। इसीलिए यहाँ पर ग्रहों की संख्या जो थी पहले 9 थी जो कि अब 8 हो गई है, एक कम हो गया है। आकार के अनुसार अगर ग्रह को घटते क्रम में देखें तो यहाँ पर ग्रह के घटते क्रम में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आकार की दृष्टि से? तो ये है बृहस्पति। उसके बाद दूसरे बड़े ग्रह की बात करें तो शनि। तीसरे बड़े ग्रह का अगर यहाँ पर बताएं तो अरुण अरुण यानी यूरेनस। और चौथे बड़े ग्रह हैं वरुण, नेपच्यून। उसके बाद पांचवें बड़े ग्रह पृथ्वी। छठे बड़े बड़े ग्रह शुक्र। उसके बाद मंगल। फिर सबसे छोटा ग्रह आकार की दृष्टि में, यहाँ पर हम लोग आकार के अनुसार देख रहे हैं, तो आकार की दृष्टि में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। और इसके बाद छोटा ग्रह यानी कि बुध, मरकरी और जुपिटर, ये दो आप याद रखेंगे। सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये पूछा ही जाता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रह यहाँ पर बताया गया है कि यानी कि सन के, ये सन है तो इसके डिस्टेंस के हिसाब से कौन ग्रह इसके नज़दीक है फिर कौन सबसे दूर है, तो इस हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, अगर सबसे नज़दीक की बात करें तो ये बुध है। उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि, अरुण तथा वरुण है। वरुण यानी नेपच्यून। तो सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे नज़दीक का ग्रह अगर देखें यहाँ पर तो बुध ग्रह होता है। और सेकंड नज़दीक का देखें तो शुक्र, फिर थर्ड पृथ्वी, फोर्थ मंगल और फिफ्थ जो है बृहस्पति होता है। तो यहाँ पर तीसरा जो है अपना प्यारा पृथ्वी होता है। तो ये आप याद रखेंगे, प्रश्न ज़्यादा यहीं से पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर सूर्य की परिक्रमा की अवधि और अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि यहाँ पर बताया गया है। सभी यहाँ पर अगर ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह, यहाँ पर देखिए पृथ्वी के
अनुसार यहाँ पर अगर देखें तो सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में लगाता है, जबकि अगर अपने अक्ष की बात करें तो ये 58 यहाँ पर घूर्णन की अवधि बताई गई है, यहाँ पर 58 दिन में पूरा करता है। और उपग्रह की संख्या जो है 0 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा ग्रह है जिसमें उपग्रह की संख्या 0 है, तो वो है बुध, वो है शुक्र, क्योंकि शुक्र के भी जो है यहाँ पर उपग्रह नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर पृथ्वी का अगर आप देखें तो पृथ्वी का यहाँ पर 365 दिन होता है। और अगर इसकी बात करें यहाँ पर कि वो अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में पूरा करता है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये एक दिन जो है पूरा करता है, एक दिन में पूरा करता है, यानी 24 आवर्स। और शुक्र की बात करें तो शुक्र 257 दिन में अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पूरा करती है। और अगर सूर्य की परिक्रमा करें तो 224 दिन यहाँ पर इसको लग जाते हैं। इसके बाद मंगल की बात करें, अच्छा यहाँ पर अगर देखिए पृथ्वी के उपग्रह कौन है, एक है चंद्रमा जो हम सभी को पता है। मंगल में अगर मंगल ग्रह की बात करें तो ये सूर्य की परिक्रमा जो है 687 दिन में लगाता है, यानी 687। और वही अगर अपने अक्ष की बात करें तो ये भी एक दिन का समय लेती है। और यहाँ पर ग्रहों की संख्या या उपग्रहों की संख्या 2 है। मंगल के उपग्रह कितने हैं, 2, पृथ्वी के 1, बृहस्पति के कितने हैं, देखिए बृहस्पति के जो है 79 है। वहीं शनि यानी सैटर्न की बात करें तो 82 है। तो सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या किस ग्रह के पास है, तो वो है आपका शनि यानी कि सैटर्न। और उसके बाद किसका नंबर आता है, तो जुपिटर का नंबर आता है, यानी 79। इसके बाद अरुण और वरुण की बात करें तो 27 और 13 यहाँ पर उपग्रहों की संख्या है। लेकिन आपसे या तो ज़्यादा पूछा जाएगा या फिर नहीं होता है उपग्रह, ये पूछा जाएगा। तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें सबसे ज़्यादा सैटर्न के पास है। और पृथ्वी का पूछेगा तो पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, यानी चंद्रमा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बताना थोड़ा सा सही समझा। इसके अलावा देखिए यहीं से आपको मैं यहाँ पर प्रश्न जो दिखाने वाली हूँ, कुछ यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए सबसे बड़ा ग्रह आप याद रखेंगे कौन सा है, जुपिटर, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और यह ग्रह जो है रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह किसे कहते हैं, तो ये मंगल ग्रह होता है। यानी रात के समय जो लाल दिखता है वो कौन सा ग्रह है, तो ये है आपका मंगल ग्रह। उसके बाद सूर्य का सबसे छोटा ग्रह यानी कि बुध। और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह की बात हो रही है यहाँ पर, तो गैनीमेड है। ठीक है, उसके बाद सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, ये याद रखेंगे आप, ये सभी लर्न करने वाली चीज़ें हैं। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। और भोर का तारा चमकीला ग्रह, और उसके बाद सांझ का तारा पृथ्वी की बहन, ये सभी शुक्र को कहा जाता है। यानी भोर का तारा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन आ जाए तो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, और सबसे चमकीला ग्रह भी किसको कहा जाता है, तो वीनस यानी शुक्र को कहा जाता है। हरा ग्रह किसे कहते हैं, तो नेपच्यून यानी कि वरुण को कहते हैं। और विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह होता है बृहस्पति। तो ये सिंबल हैं। ये पूछा जाएगा कि जो सांझ का तारा है वो किस ग्रह को कहा जाता है, या सांझ के तारे के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभी जब मैं प्रश्न करवाऊंगी तो आप इसे देख पाएंगे। इसके अलावा देखिए सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध। और पृथ्वी का उपग्रह यहाँ पूछा है तो चंद्रमा। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो वरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है, तो यहाँ पर शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, ये मैंने अभी आपको बताया। सबसे चमकीला तारा साइरस, अगर तारे की बात आ जाए तो डॉग स्टार, साइरस हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में डॉग स्टार कहते हैं। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पर इन्होंने बृहस्पति बताया है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे अधिक जो यहाँ पर ग्रह है, उपग्रह है, वो किसके पास है, ये उपग्रह है यहाँ पर 82, यानी कि यहाँ पर शनि यानी सैटर्न के पास है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो नेक्स्ट जो है सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह हमने समझ लिया। उसके बाद सबसे भारी ग्रह कौन सा होता है, तो ये बृहस्पति होता है। इसका आकार भी बड़ा होता है और ये सबसे भारी ग्रह होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रह, दूसरा है उपग्रह, तीसरा है क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा।
तो अभी हमने पढ़ा था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड जो है वो उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो कॉपरनिकस ने, गैलीलियो ने, केपलर ने या न्यूटन ने? तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था, ग्रहों की गति जो है ये नियम प्रतिपादित किया था कॉपरनिकस ने। उसके बाद नेक्स्ट है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो टोटल हमने 8 ग्रह पढ़े हैं अभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम बताइए। बढ़ती दूरी की बात हो रही है यहाँ पर, तो सबसे पहले कौन सा ग्रह लेंगे? छोटा, सबसे छोटे से शुरू होगा बड़े की ओर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर अगर बात करें तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा। तो बढ़ते क्रम में अगर कहें तो सबसे छोटा ग्रह बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो इस तरह से इसका क्रम बनेगा बढ़ते क्रम के हिसाब से। ठीक है, और घटते क्रम कहें तो सबसे बड़ा ग्रह यानी कि जुपिटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद सैटर्न, इस तरह से आप जाएंगे। अभी हमने पढ़ा है इसको। और इसके बाद देखिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र हमने अभी पढ़ा था। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? देखिए, ये अभी इसलिए मैंने थ्योरी पढ़ाई कि ताकि आप आसानी से इसका उत्तर लगा पाए। तो यहाँ पर नेपच्यून जो है ना, वो सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसके बाद निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? पृथ्वी है, मंगल है, शनि है या बुध है? तो यहाँ पर सबसे गर्म ग्रह की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? सबसे गर्म ग्रह की बात हो रही है यहाँ पर, सबसे गर्म ग्रह, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये है आपका डी ऑप्शन, यानी कि बुध ग्रह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है 3000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या फिर 7000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन होगा 6000 डिग्री सेल्सियस। ये सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के संघटन में सहायक गैस कौन सा है? तो ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, बी है हीलियम एवं ऑक्सीजन, सी है हीलियम एवं नाइट्रोजन या फिर हीलियम एवं हाइड्रोजन। तो सूर्य के संघटन में जो सहायक गैस है यहाँ पर, वो है आपका कौन सा? हीलियम एंड हाइड्रोजन, यानी कि डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? बिना उपग्रह वाले ग्रह मैंने अभी आपको बताया था, तो जल्दी से इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ 10वें का आंसर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बुध एवं शुक्र के पास जो है 0 उपग्रह है, यानी कि कोई भी उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बुध एवं शुक्र, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट, 9 मिनट, 7 मिनट या 8 सेकेंड। तो 8 मिनट 8 सेकेंड में आप कंफ्यूज मत होइए, इसी में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो बिल्कुल यहाँ पर 8 मिनट जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही है उनका ऑप्शन। 8 मिनट यहाँ पर टाइम लगता है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? तो पृथ्वी का उपग्रह अभी हमने पढ़ा चंद्रमा। उसके बाद 13 है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है ये? पृथ्वी पर है, सूर्य पर है, शुक्र पर है, ये चंद्रमा पर है। तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो बिल्कुल डी होगा, ये चंद्रमा पर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा था शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है, पृथ्वी है। तो आकार की दृष्टि से कौन सा ग्रह है? तो ये बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो वो ग्रह है आपका कौन सा? मंगल। मंगल जो है यहाँ पर सही होगा। फिर नीला ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? तो बिल्कुल पृथ्वी जाना जाता है। नीला ग्रह जो है यहाँ पर पृथ्वी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है जो नदियाँ हैं, तालाब है, पानी की जो मात्रा वो कितना प्रतिशत है, ये आप कमेंट में लिखिए। इसी वजह से हम इसे नीला ग्रह कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे।
सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149 मिलियन किलोमीटर। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 18 कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? तो भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर या फिर ध्रुवों पर। तो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि बिल्कुल समान होती है, वो कहाँ पर होती है? तो यहाँ पर होगा, कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर, ठीक है, इक्वेटर जिसे हम कहते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है? क्यों दिन और रात होते हैं पृथ्वी पर? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए, पृथ्वी जो है ना अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, तो इसीलिए दिन और रात होने का यहाँ पर कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति क्या है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर है, या पूर्व से पश्चिम की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है, या दक्षिण से उत्तर की ओर है? तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर गति करती है, अपनी कक्षा में गति करती है, उसकी दिशा आपको बतानी है। तो 20 का आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल, जिन्होंने ए बोला है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी यानी अपसौर, यहाँ पर अपसौर क्या है? अधिकतम दूरी को दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही होगा? कब होता है ये? जुलाई में होता है, 4 जुलाई, 30 जनवरी, 22 दिसंबर या 23 सितंबर को। तो यहाँ पर 21 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि 4 जुलाई को जो है अधिकतम दूरी होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। न्यूनतम कब होता है उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, और जितना आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, वो चीज़ याद रहेगी, इसलिए मैं लिखने के लिए बोल रही हूँ। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी, अब उपसौर पूछ दिया है तो मैं ही यहाँ पर बता देती हूँ आपको। तो उपसौर की बात हो रही है, तो ये आपका इसका आंसर क्या होगा? ये होता है आपका कब? 3 जनवरी को, ठीक है। तो 22 का आंसर क्या होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। इसके बाद 23 का देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो ये भी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21 मार्च को होता है, या फिर 23 दिसंबर को, या फिर 22 सितंबर को, या फिर ए और सी दोनों सही है? तो देखिए 23 का आंसर क्या होना चाहिए? 23 का आंसर होना चाहिए 21 मार्च और 23 दिसंबर जो है ये बिल्कुल सही होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? क्यों चंद्र ग्रहण लगता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। सूर्य ये है सन, ठीक है, और यहाँ पर ये चंद्रमा है, चंद्रमा है, तो यहाँ पर क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर ये चंद्र ग्रहण लगता है। तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाती है। सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण का कारण आप बताइए। सूर्य यहाँ पर चंद्र ग्रहण हमने देख लिया, अब सूर्य ग्रहण का क्या कारण हो सकता है? तो सूर्य ग्रहण का कारण है यहाँ पर क्या? पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में अब चंद्रमा आ जाएगा, ठीक है। तो पहले जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आया, अब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा। तो इससे क्या होगा? सूर्य ग्रहण लगेगा, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट है कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाती है, यानी कि आधी रात में वहाँ पर सूर्य उदय हो जाता है। तो ऐसे किस क्षेत्र को दर्शाया जाता है? आर्कटिक क्षेत्र में होता है, अंटार्कटिक क्षेत्र में होता है, नॉर्वे में होता है, या सऊदी अरब में होता है? तो देखिए यहाँ पर एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं लगेगा जो कम इम्पॉर्टेंट है, सभी महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल नॉर्वे में जो है ना मध्य रात्रि का सूर्य यहाँ दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर 27 क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? भूमध्य रेखा पर अगर देखें तो पृथ्वी का व्यास यानी डायमीटर कितना है? तो 27 का आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो बिल्कुल जिन्होंने भी सी कहा है, सी बिल्कुल सही है। 12,800 किलोमीटर जो है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का डायमीटर यानी व्यास है, लगभग यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली। तो ये कुल मिलाकर ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और चाहते हैं आपकी और भी ऐसे ही प्रश्न मैं लेकर आऊँ तो आप कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।